I am Mohammad Aram Hussain. Welcome back to our channel अल्फ़ा फिज़िक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आज का जो बच्चों हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास है आज के पेपर में जो पीएमसी का एनएमडी कैट का जो पेपर हुआ है उसमें जो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ आए हैं उनको हमने बच्चों डिटेल से डिस्कस करना है इस लेक्चर में। बच्चों अल्लाह ताला का नाम लेके अपनी आज की डिस्कशन को नई उम्मीद के साथ स्टार्ट। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में से आया और एनएमडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज़ कैपेसिटर। तो बच्चों हम अल्लाह ताला के नाम से एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपल छोटी सी हमारे पास स्टेटमेंट है बच्चों, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। बच्चों इधर ही हमारे पास की पॉइंट या अलर्ट पॉइंट आ गया। बच्चों इधर हमने अलर्ट होना है। उसने ऐसा यूनिट नहीं पूछे, उसने पूछा पॉसिबल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा फैरेड, बच्चों ने टिक किया, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। ऑप्शन सेलेक्ट की और आगे बढ़ गए। उसने पूछा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, पॉसिबल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये तो हमें पता है एक यूनिट इसका जो ऐसा यूनिट है वो फैरेड है। बच्चों फैरेड हमारे पास एक लार्ज यूनिट है, इसके लिए हम स्मॉल यूनिट भी यूज़ करते हैं जैसे माइक्रोफैरेड, फैरेड और मिली फैरेड। बच्चों आपने एक रिलेशन पढ़ा था कैपेसिटर वाले टॉपिक में, क्या हो इज इक्वल टू सी वी। अब बच्चों हमें पता है कि हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। क्या के यूनिट क्या आएंगे मेरे पास? कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या आएंगे? वोल्ट, यानी कूलम पर वोल्ट। ये इसका दूसरा यूनिट हो गया बच्चों। यानी जब आपने ऑप्शन नंबर बीटा में देखा ये मौजूद था तो आपने सिंपली क्या डेल्टा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ऑल ऑफ दिस। लेकिन देखते हैं चार्ली ऑप्शन में क्या लिखा हो सकता है। मुझे पता है करंट किसके इक्वल होता है? क्यू ओवर टी, यानी चार्ज का फ्लो के इक्वल होता है करंट। तो मुझे पता है क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। आई के यूनिट क्या होते हैं? ऐसा यूनिट एम्पियर और टाइम के सेकंड, यानी C इज इक्वल टू ए एस। मैंने C की जगह ए एस पुट किया तो यानी कैपेसिटेंस के एक और यूनिट मेरे पास आ गए हैं बच्चों, एम्पियर सेकंड पर वोल्ट। बच्चों ऑप्शन में उसने ये भी दिया था। बच्चों ये मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन बताई है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस सिंपली ऐड होती है, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू N। आपको पता है जबकि हमारे पास सीरीज में क्या होते हैं, रेजिस्टर ऐड होते हैं बच्चों। अब मैं आपसे एक फैक्ट पूछता हूँ, कैपेसिटेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करती है बच्चों? मैंने लिखा है कि ज्योमेट्री एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के एरिया पे और उसकी डायमेंशन पे, यानी लेंथ एंड विड्थ पे बच्चों, यानी एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पे बच्चों। जितनी सेपरेशन कम होगी उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी बच्चों। और जितना एरिया ज़्यादा होगा बच्चों, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। और थर्ड कौन सा फैक्टर है? मीडियम, जो कि आप इंसुलेटर यूज़ करते हैं जिसको मीडियम को हम डाइइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। कैपेसिटेंस इस पे डिपेंड करती है बच्चों। यानी फॉर्मूला क्या होगा? C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी एरिया एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? D। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मीडियम के एरिया ऑफ प्लेट्स के और इमर्सिव प्रोपोर्शन है सेपरेशन ऑफ प्लेट्स के। बच्चों आप कहेंगे सर C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, ये हमें बता रहा है एक्सप्रेशन के हमारे पास
कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि कितना चार्ज मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर हुआ है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि मेरे पास प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बच्चों ऐसा हरगिज़ नहीं है। बच्चों मुझे पता है मेरे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है। एक हमारे पास पोस्टपेरेंटिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी भी मेरे पास इन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों सर, ये क्यों नहीं डिपेंड करता? बच्चों ये मेरे पास है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं बच्चों, ये मैंने बैटरी अटैच किया और मेरे पास ये स्विच है। अगर मैं प्लेट्स के, ये प्लेट्स हैं मेरे पास, अगर मैं इन प्लेट्स पे ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाता हूँ विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो बच्चों चार्ज के साथ अगर मेरे पास मैं चार्ज को 2 टाइम ज़्यादा करता हूँ बच्चों, यानी प्लेट्स पे चार्ज को 2 गुना डबल कर देता हूँ, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स का भी 2 गुना बढ़ जाएगा। यानी जिस फैक्टर से मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज मैं बढ़ाऊंगा, उसी फैक्टर से मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। यानी 2 से कैंसिल होगा, मेरे पास कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं चार्ज को डबल कर लूँ, ट्रिपल कर दूँ, क्योंकि उसी फैक्टर से मेरे पास वी भी इंक्रीज करेगा बच्चों। यानी इसका मतलब क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वी से। इसी हमने कंसेप्ट से तो ये एक्सप्रेशन निकाला था, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वी के। तो मेरे पास जब पोस्टपेरेंटिटी साइन हटाया हमने तो क्यू इज इक्वल टू सी वी आया था बच्चों। इसका मतलब कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट है चार्ज एंड वोल्टेज ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास अगेन सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आया, और हमारे पास एनएमडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था, मोस्ट हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 14 विच इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अल्लाह ताला के नाम से इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को बच्चे हम अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है कि मेरे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। कहता है मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होगी, व्हेन द एंगल, आपने मुझे एंगल बताना है बिटवीन यूनिट लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले बच्चों एक कंसेप्ट, ये जो थीटा है मेरे पास ये एंगल है बिटवीन यूनिट लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे क्या समझते हैं, ये एंगल है बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ऐसा नहीं है, ये एंगल है बिटवीन यूनिट लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के दरमियान। यानी कि बच्चों मेरे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है। अब आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर या मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं अपने इर्द गिर्द, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरे पास है एक्सटर्नल मैग्नेट। अब इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और करंट कैरिंग कंडक्टर एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। यानी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस वाली मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी तो कंडक्टर पे क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, आई इंटू यूनिट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट के केस में क्या आता है, साइन थीटा, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब इसने पूछा थे मेरे पास मैक्सिमम किस एंगल पे होगी मैग्नेटिक फोर्स, तो मैंने लिखा था थीटा 90 डिग्री हो, साइन 90 डिग्री क्या होता है मैक्सिमम, साइन फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है जो कि किसके इक्वल होती है 1। तो मेरे पास मेरे पास जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, आई एल बी। बच्चों आपने सिर्फ 90 डिग्री को टिक नहीं कर देना, आगे रिमेनिंग ऑप्शन को भी आपने देखना। नेक्स्ट ऑप्शन थी उसमें उसने क्या दिया था बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। अब हमें पता है साइन 270 डिग्री क्या होता है -1, यानी मैक्सिमम फोर्स, नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू माइनस आई एल बी।
अब बच्चों इसका मतलब अगर एंगल बिटवीन यूनिट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा या 90 डिग्री का मल्टीपल होगा बच्चों, तो मेरे पास बच्चों मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव मैक्सिमम भी आएगी, नेगेटिव मैक्सिमम भी है तो दोनों मैक्सिमम ही ना। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन था 90 डिग्री और 270 डिग्री। अब बच्चों अगर वो नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ लेता है कि मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम किस एंगल पे होगी, यानी ऐसा एंगल हमारे पास बताएं यूनिट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाए मिनिमम, तो वो है 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री। बच्चों हमें पता साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 60 डिग्री 360 डिग्री क्या होता है 0 बच्चों, और साइन 180 डिग्री क्या होता है बच्चों 0। बच्चों सिंपल आपने बात याद रखनी है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये बच्चों मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। आपने सिंपल ये बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, साइन फंक्शन अपनी वैल्यू मिनिमम देता है। साइन एक्स एक्सिस पे क्या होता है 0, जैसे आपको पता है 0 डिग्री कहाँ आता है एक्स एक्सिस पे, 360 डिग्री कहाँ आता है एक्स एक्सिस पे, और 180 डिग्री कहाँ आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो इन एंगल्स पे साइन क्या होगा मिनिमम होगा, लेकिन कॉस इन एंगल पे क्या होता है बच्चों मैक्सिमम, यानी कॉस मैक्सिमम कहाँ होता है एक्स एक्सिस पे, साइन मिनिमम कहाँ होता है एक्स एक्सिस पे। ये बात याद रखनी है बच्चों आप। इसी तरह बच्चों आपके साइड टेबल में एक वायर है, एक ये वायर है और बच्चों मेरे पास ये वायर है। इन दोनों वायर में स्ट्रेट वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बच्चों। ये देखें सेम डायरेक्शन में ऊपर की जानिब अपवर्ड। जब करंट की डायरेक्शन सेम हो तो बच्चों क्या होगा, जो इनसाइड यानी दो वायर के दरमियान मैग्नेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा लो, और जबकि आउटसाइड पे दो वायर के आउटसाइड पे मैग्नेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा हाई, यानी इन वायर के बीच में क्या मैग्नेटिक प्रेशर लो हो जाएगा और आउटसाइड इस तरफ क्या हो जाएगा मैग्नेटिक प्रेशर हाई। तो प्रेशर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई से लो, ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जबकि आपको पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि आपको पता है कि सेम करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। इसी तरह फिगर नंबर बी में क्या आप देखते हैं, तो मेरे पास बच्चों दो वायर हैं, उनमें करंट की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है बच्चों। दो स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको पता है कि मेरे पास इनसाइड मैग्नेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा हाई, तो मैंने लिख दिया इनसाइड मैग्नेटिक प्रेशर हाई हो जाएगा, लेकिन आउटसाइड क्या हो जाएगा मेरे पास मैग्नेटिक प्रेशर लो, ये लो। अब ऑपोजिट करंट क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास प्रेशर हाई से लो मूव करता है, तो बीच में हाई था आउटसाइड लो था, ये रिपल्शन होगी। जबकि हमें पता है दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट, लेकिन दो मेरे पास ऑपोजिट करंट क्या करते हैं दूसरे को बच्चे रिपेल करते हैं, यानी करंट के लिए हमारे पास जो कन्वेंशन है वो अपोजिट हो जाती है। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रम में से है, और हमारे पास एनएमडी कैट एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, सिंपल लेज़र में से उसने दिया हुआ बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके हम इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। थ्योरेटिकल हमारे पास एमसीक्यूज है, बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा हुआ है। एमसीक्यूज की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, whenever a white light is passed through cool air or hot air, कहता जब कभी मैं विजिबल लाइट जो कि मेरे पास क्या होती है वाइट लाइट ही है एक्चुअली में, कहता उसको मैं पास करवाता हूँ थ्रू कोल्ड एयर या हॉट एयर, विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम और एमिशन इज ऑब्जर्व। कहता मुझे आपने बताना जब कभी मैं वाइट लाइट को
यानी कि विजिबल लाइट को पास कराता हूँ कूल्ड या हॉट एयर में से, तो मेरे पास किस टाइप का स्पेक्ट्रम या एमिशन हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। आपको पता है जब कभी हम वाइट लाइट को या विजिबल लाइट को प्रिज्म जो कि इस शेप का होता है बच्चों उसमें से पास करते हैं, तो आपको पता है वाइट लाइट इज मेड फ्रॉम 7th कलर, तो मेरे पास वो क्या हो जाती है बच्चों, वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर। यानी वाइट लाइट प्रिज्म में पास होने के बाद कैसा स्पेक्ट्रम बनाती है बच्चों, लाइम स्पेक्ट्रम। लेकिन इधर उसने क्या पूछा, जब कभी हम वाइट लाइट को पास करते हैं कूल्ड एयर या हॉट एयर, तो उस टाइम जो हमें स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं वो हम हमारे पास अब्जॉर्प्शन। जो हम अपने नरसिम ज्यूस की तरफ मूव ऑन करते हैं, नरसिम ज्यूस हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 वेव में से आया हुआ है, और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अल्लाह ताला के नाम से अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं म्यूजिकल साउंड्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। कहते ऐसे म्यूजिकल साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं। आपने बच्चे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में 3 फिनोमिना पढ़े हैं बच्चों। फर्स्ट फिनोमिना मेरे पास क्या था, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, जो कि हम ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें क्या देती है, म्यूजिकल साउंड। अब आपको पता है स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है बच्चों। 2 आइडेंटिकल वेव होनी चाहिए मेरे पास जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, लेकिन वो मूव कर रही हो ऑपोजिट इन डायरेक्शन बच्चों, ऑपोजिट इन डायरेक्शन बच्चों, ऐसे। जबकि आपको पता है दूसरा फिनोमिना मेरे पास क्या होता है, बीट्स, और उसके लिए जो मेरे पास फंडामेंटल कंडीशन है बच्चों वो क्या है, मेरे पास दो वेव्स की मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट। अब बच्चों आपको मैं 2 की पॉइंट बता रहा हूँ बीट्स में। अब मैंने क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंस। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 10 हर्ट्ज के ज़्यादा होगी, 10 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, तो मैं बीट्स नहीं सुन सकूँगा। इसका मतलब मेरे पास डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, लेस देन 10 हर्ट्ज बच्चों। अब बच्चों मेरे पास 2 ट्यूनिंग फॉर्क है मेरे पास बच्चों, ये ट्यूनिंग फॉर्क है ब्लू कलर का, और मेरे पास एक ब्लैक कलर का ट्यूनिंग फॉर्क है बच्चों। अगर मैं कहूँ इन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को जब मैं आपस में साउंड करता हूँ तो मुझे पता है कितनी बीट्स मैं सुन सकूँगा। तो आपने इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी होगी ट्यूनिंग फॉर्क की और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी होगी ट्यूनिंग फॉर्क की, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है बच्चों। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ बीट्स मेरे पास किसके इक्वल होती हैं बच्चों, वो इक्वल होती हैं F2 - F1 बच्चों। अब बच्चों मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास इस ट्यूनिंग फॉर्क के पॉन्ग्स के ऊपर मैं इसके जो मेरे पास 2 बच्चों लेग्स होते हैं, एक लेग्स के ऊपर मैं वैक्स लगा देता हूँ, तो मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो आपने याद रखना है वैक्स लगाने के बाद ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। अब आपने तीसरा फिनोमिना क्या पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, इंटरफेरेंस बच्चों। तो आपको पता है इंटरफेरेंस में क्या होता है, 2 आइडेंटिकल वेव मूव करती है इन सेम डायरेक्शन बच्चों। इसका मतलब कि म्यूजिकल साउंड जो कि ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस होते हैं, आपको पता है ऑर्गन पाइप में हम सिर्फ स्टेशनरी वेव को ही स्टडी करते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टेशनरी वेव। ऐसी स्टेशनरी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास अगेन सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आया, और एनएमटी कैट के जो एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों हमारे पास, वो सिंपल सा था कि हमारे पास उसने एक नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज बच्चों उसने पूछा। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस इज,
आपको पता है कि हमारे पास ये बच्चों मैंने अर्थ बनाई है एक, आपको पता है अर्थ हमारे पास किस शेप की है, एलिप्टिकल इसका पाथ है बच्चों। और आपको पता है कि हमारे पास परमानेंट मैग्नेट की तरह अर्थ के पास भी क्या होता है, हमारे पास नॉर्थ पोल होता है और बच्चों साउथ पोल होता है। ये बच्चों मैंने अर्थ बनाई है, ये मेरे पास अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये बच्चों मेरे पास साउथ पोल है। आपको पता है कि हमारे पास नॉर्थ पोल से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं, जबकि साउथ पोल के पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन टर्मिनेट करती हैं बच्चों। ये बच्चों मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताई है, नॉर्थ पोल से वो निकल रही हैं और साउथ पोल पे वो टर्मिनेट कर रही हैं बच्चों। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस वो कितनी होती है, 1/2 गॉस होती है बच्चों को।